हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ना, और क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 और उसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में पीवाई के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। इस सेशन को लाइक करेंगे। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर करेंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देन उसके बाद में जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखेंगे रेगिस्तान में जीवन के बारे में डिटेल में समझेंगे। और आप लोग भी कभी इन्हें सोचा है कि रेगिस्तान में जीवन कैसा होता होगा? चलिए दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है ना। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले मैं थ्योरी क्लास करेंगे, उसके बाद में हम पीवाई के क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखें, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। ये तो बात सही है, जल के बिना ही जीवन असंभव है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो और फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थानों पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। भाई, जहाँ जल नहीं है वहाँ पर जीवन असंभव है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं और इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कृषि करने के लिए रुक जाते हैं। अच्छा, रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एनसीईआरटी देखिए सीरीज चल रही है। क्लास 6 को हमने फिनिश कर दिया, क्लास 7 भी फिनिश होने के कगार पर है दोस्तों। उसके बाद में 8, 9, 10th, 11, 12th है ना, हम 12th क्लास तक जो है एनसीईआरटी को फिनिश करने वाले हैं और उसके बाद में हम हिस्ट्री लेकर चलेंगे। तो आप लोग जो है कि बस मैंने हमेशा कहा कि अब क्लास के समय पर आप लोग कॉपी और पेन लेकर साथ बैठिए और जो भी की पॉइंट में बताया करो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहुत गजब की आपकी 60 नोट्स बन जाएगी, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि रेगिस्तान क्या है, तो वह एक शुष्क प्रदेश है। रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान पर विरल वनस्पति होती है। ये इंपॉर्टेंट है, वनस्पति के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा। गर्म रेगिस्तान सहारा, देखिए, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। आप भारत का मानचित्र देख लीजिए और वर्ल्ड का मैप देख लीजिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है सहारा का रेगिस्तान। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये है सहारा मरुस्थल, देख सकते हो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है दोस्तों। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने? तो जो सहारा मरुस्थल है ये 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है, कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया है दोस्तों, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मोरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीसिया है और पश्चिमी सहारा है। तो कितने देश हो गए दोस्तों? 11 देशों से घिरा हुआ है सहारा रेगिस्तान। तो ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य भी उभरता होगा, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। कितनी? तो 2500 मीटर से भी ऊंची हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है दोस्तों सहारा मरुस्थल है ना। ये और जो सहारा रेगिस्तान है ये 11 देशों से घिरा हुआ है। वो 11 देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है ना, लीबिया है, माली है, मोरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है,
सूडान है, ट्यूनीसिया है और पश्चिमी सहारा है। तो ये 11 देश हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देख सकते हो आप लोग। चलिए देखिए दोस्तों, आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। ये यहाँ पर अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, ट्यूनीसिया है ना, मौरितानिया है, पश्चिमी सहारा है, मोरक्को है। चलिए यह है सहारा मरुस्थल। देखिए अब 11, ये जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों ये 11 देशों से घिरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जलवायु के बारे में। किसके बारे में? जलवायु के बारे में। तो यहाँ पर 11 देश हैं। कितने देशों से मतलब घिरा हुआ है? तो सहारा मरुस्थल दोस्तों 11 देशों से घिरा हुआ है। चलिए बात करते हैं जलवायु के बारे में। देखिए सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। कैसी है? तो सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है वो अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। कैसी होती है? वह अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में बात कर लेते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में देखिए सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस हो गया। क्या हो गया? कैक्टस, ये इंपॉर्टेंट है। कैक्टस है दोस्तों। उसके बाद में खजूर है ना, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर जैसे मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 का 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, देखिए तो वनस्पति जात और प्राणी जात के अंतर्गत जैसे कि ऊंट हो गया, लकड़बग्घा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप की विभिन्न जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो सहारा रेगिस्तान के जो प्रमुख जीव जंतु हैं कौन कौन से हैं? लकड़बग्घा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप की विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं और छिपकलियाँ हैं। ठीक है। चलिए तो ये देख सकते हो सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान, यहाँ पर सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। अच्छा यहाँ के लोग कैसे होते हैं? हमने जानवर के बारे में देख लिया, अब यहाँ के लोग कैसे हैं? चलो लोगों के बारे में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वैज्ञानिकों को तो वहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? देखिए दोस्तों सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन में मतलब कि क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें बेदुइन और तुआरेग, क्या? बेदुइन कौन कौन? देखो बेदुइन, नोट डाउन कर लीजिए। बेदुइन और तुआरेग, बेदुइन और तुआरेग। ठीक है। तो बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति लोग ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए भी किया जाता है। धूल भरी आंधियां और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। कौन सी वस्त्र? भारी वस्त्र, हल्की वस्त्र नहीं पहनते हैं। सहारा में मरुस्थल और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो सहारा मरुस्थल में कौन कौन सी फसलें? चावल हो गया दोस्तों, गेहूँ है, जौ और सेम जैसे फसलें भी उगाई जाती हैं।
मिस्र में उगाई जाने वाली कपास, मिस्र में तो कपास उगाई जाती है, पूरे विश्व में फेमस है। कपास दोस्तों कहाँ पर उगाई जाती है? तो मिस्र में, और ये पूरे विश्व में फेमस है। कपास पूरे विश्व में फेमस है, ठीक है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा हो गया, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंची कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गया है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और सहारा रेगिस्तान के बारे में, जो वहाँ के लोग थे उनका जीवन यापन कैसे होता है, वहाँ पर परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि आप जानते के बारे में। देखिए, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, ये तो बात सही है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो क्या बनता है दोस्तों? तो दोस्तों गर्त बन जाती है ना। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में ट्रेफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 13,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करेंगे दोस्तों ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। किसके बारे में? ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। देखिए, लद्दाख का मतलब क्या होता है? लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ला प्लस दाख से। तो ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश, पर्वतीय दर्रा देश, है ना। तो लद्दाख का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि लद्दाख का मतलब क्या होता है। लद्दाख जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ला से और दाख से। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा से और दाख का अर्थ होता है देश से। ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास क्या है? द्रास है, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक स्थान है, उसका नाम है द्रास है, और वो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ इसको आप लोग एक लाइन में हो जाएगा। वन लाइनर नोट्स बहुत अच्छी सी बन जाएगी दोस्तों। एग्जाम के टाइम पर आपको ना रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और आप लोग के लिए ना ये जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास है आरओ के लिए है, आरओ के लिए है, यूपी पीसीएस के लिए है, यूपी पीसीएस, और ये स्टेट सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड बीपीएससी 4.0 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है कि आयोग जो है वो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को बना रहा है। अगर हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो ही नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन, और अगर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो मुझे यही लगेगा कि ना क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी को फिनिश कर दिया है, और 7 की भी हम फिनिश करने वाले हैं। देन उसके बाद में हम 8 क्लास की एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी की मतलब कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है या फिर यूपीएससी, आरओ सब में तो आज ज्योग्राफी का अच्छा स्कोप रहता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग यहाँ पर जुड़िए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आज मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग क्लास की। तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। जो 60 नोट्स आप लोग बना सकते हो खुद से बनाइए, और इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं। क्या है? तो उत्तर में दोस्तों क्या है? उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, और दक्षिण में जास्कर है, और पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी जिसमें कि प्रमुख है। ये नदियाँ जो होती हैं वो गहरी घाटियाँ एवं महाखंडों मतलब गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि ग्रेमी हिमानी हो गया, है ना। चलिए, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है।
ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस में से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो आप लोग देख सकते हो, ये है लद्दाख, ये है यहाँ पर गिलगित है, ये लद्दाख श्रेणी है दोस्तों, यहाँ पर है ना। तो ये कारगिल है, या चाइना है, ये जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान इधर है, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर तिब्बत है, ये चाइना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय में ही उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा और आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर गलत कर दोगे। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। खा पा चान का मतलब क्या होता है? खा पा चान का मतलब होता है हिम भूमि। ठीक है, चलिए। और चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। तो एक विलुप्त प्राय जीव कौन सा है? वो है चीरू तिब्बती एंटीलोप, है ना। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन से हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेल की लकड़ी से बनाया जाता है। किसे? शरपत बिलो पेल की लकड़ी से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। देखिए, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों को विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं और इनमें रॉबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं और इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होता है ना। देखिए, क्या आप लद्दाख और तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? लद्दाख, तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच में यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। कैसे हैं? मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे कि हेमिस है, थिक्से हैं, शे और लामा युग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो थिक्से मठ, ये है थिक्से मठ दोस्तों, ये है ना थिक्से मठ, देख सकते हो। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। किसकी? जौ हो गया, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसायों की दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट ए लेह को जिजोला दर्रा होते हुए, कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, देखिए, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर और उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार और मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो यहाँ पर बालाराचा दर्रा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कौन कौन सा दर्रा है?
रोहतांग दर्रा है दोस्तों, रोहतांग दर्रा है, बारा लाचा दर्रा है, बारा लाचा दर्रा है, लुन गालचा है, लुन गालचा है, और टंगलंगला है। क्या है? टंगलंगला दर्रा। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तभी ये खुलता है, अन्यथा ये हमेशा के लिए बंद ही रहता है ना। सिर्फ कब खुलता है? जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, बाकी समय में ये बंद रहता है। तो 4 दर्रों से होकर गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग जो होता है, मनाली और लेह, ये 4 दर्रों से होकर गुजरता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर जैसे सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण है, उत्तरी है, पश्चिमी है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है ना। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन कौन से हैं? तो हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, बौद्ध और मुसलमान है। रेगिस्तान की विशेषताएं क्या होती है? विरल वनस्पति होती है वहाँ पर। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर क्या है? हेमिस जो है बौद्ध मठ है। और मिस्र निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाता है? तो मिस्र में कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। तो ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सहारा जो है वो ठंडा प्रदेश है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और आप लोग देख सकते हो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना। हमने थ्योरी क्लास को फिनिश कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमने थ्योरी को कंप्लीट कर दिया है, थ्योरी क्लास को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पी बाई क्यू क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन पहला है कि रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं, बताइए। रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि जो है कि रेगिस्तान में, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, रेगिस्तान में रातें गर्म नहीं होती है, रातें ठंडी होती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या करते गलत है। ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सही, ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मध्य अक्षांश रेगिस्तान BW के 35 डिग्री और फिल इन द ब्लैंक्स उत्तर और दक्षिण के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है, बताइए। 70 डिग्री होगा, 60 होगा, 79 होगा या फिर 40 होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 16 डिग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है? तो बताइए, रेगिस्तानी क्षेत्र होगा, बर्फीला होगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, या फिर मैदानी इलाकों के वन्य क्षेत्र? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगिस्तानी क्षेत्र हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। थार मरुस्थल का कितना भाग भारतीय क्षेत्र में आता है? 75%, 90%, 65% या फिर 85%? देखिए थार मरुस्थल का कितना भाग भारतीय क्षेत्र में आता है। तो भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 85% क्षेत्र जो होता है वो भारतीय क्षेत्र में आता है।